नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, और दोस्तों प्रश्न को लिखने में आप लोग कुछ बातों का ख्याल जो है आप लोग अवश्य रखें। उन बातों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जैसे प्रस्तावना जो होती है दोस्तों, आप लोगों के उत्तर की प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसको आप लोग जितना अच्छा करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसको आप लोग जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसको एक कोटेशन के माध्यम से या किसी गाने के माध्यम से या कि कोई मूवी का सीन हो सकता है उसके माध्यम से, जो भी रेलेवेंट हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग डालकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कोटेशन डालने से, फैक्ट डालने से आपकी प्रामाणिकता और अच्छी हो जाती है। ठीक है। जो बिल्कुल रेलेवेंट फैक्ट हैं उनको आपको डालना है। और कंक्लूज़न पार्ट में भी आप अगर एक दो लाइनें डाल दें किसी ग्रेट लीडर की, तो आपको प्रश्न को और भी बेहतरीन बनाती हैं। ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आईएएस मेंस 2018 का यह प्रश्न है। विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल ही की घटनाओं ने भारत के आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करेंगी, या जो समस्त आर्थिक विकास है उसको किस प्रकार प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहले बात जानने वाली होगी, इसके पहले पार्ट में जो पूछा गया है कि वैश्विक संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियाँ, इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि क्या है प्रभाव। लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जो पहले पार्ट में पूछी गई हैं, उसको आप लोग कम उसमें शब्द सीमा में रखना है, और जो दूसरा वाला पार्ट है जो वही इम्पोर्टेंट है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ामिनर जो है आपसे यही पूछना चाहता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर। यही मेन ये दूरदृष्टि है, क्या क्या प्रभाव होंगे, भारत को किस प्रकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो अब देखते हैं वैश्विक संरक्षणवाद क्या है। वैश्विक संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजी। देखिए, अभी हाल ही में विकसित देशों ने क्या किया है कि जैसे अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है। विकसित देशों ने क्या किया है कि अपने आयात शुल्क को महंगा किया, बढ़ा दिया, आयात शुल्क को काफ़ी बढ़ा दिया, वीज़ा नियम बहुत ही ज़्यादा सख्त किए। अब ये फैक्ट है, वर्तमान में अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा यह कदम उठाया गया था। क्यों उठाया गया? वहाँ पर मंदी का माहौल छा रहा था। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जितनी जॉब्स हैं, जितनी उत्पादन करने वाली चीज़ें, तो वो रिसोर्सेज जितने थे वो अन्य देशों की तरफ जा रहे थे। ठीक है। तो इसलिए उसने आयात शुल्क में वृद्धि करी, वीज़ा नियमों को सख्त किया। ठीक है। अब ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए उस पर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, यहाँ के उद्योग पर, सारी चीज़ों पर प्रतिबंध पड़ा। तेल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ईरान से भारत तेल भी खरीदता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। ईरान से संबंध भी है भारत के, तो ये भी एक रीज़न था कि अगर इंडिया अगर ईरान से कुछ भी खरीदता है या कुछ भी संबंध अच्छे होते हैं तो वो अमेरिका को नहीं अच्छा लगता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान से दोस्ती बनाकर ना रहे, ये तेल अगर भारत खरीदता है तो हमसे खरीदे। ठीक है। तो ये चालबाजियाँ यहाँ पर चल रही हैं। इन्होंने क्या किया कि फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दर थी उसको बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा कि डॉलर मजबूत हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपनी
मुद्रा को बचाने के लिए, अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए, अपने घरेलू जो मुद्रा है उसको बचाने के लिए, तो ये सारे कार्य किए गए। ठीक है। आयात निर्यात शुल्क में भी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है। चाइना ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाई। तो ये परिवर्तन जो वैश्विक लेवल पर होते हैं, ये वैश्विक संरक्षणवाद को बढ़ावा देते हैं। और हर देश इस समय वर्तमान में विकसित देश ये सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। अब जैसे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किया गया, तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारण ही भारत का रुपया जो था उसमें परिवर्तन आया और काफ़ी गिर गया रुपए का मूल्य। तो ये भी एक वर्तमान में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वैश्विक संरक्षणवाद के कारण भारत के मूल्य में परिवर्तन जो आया। ठीक है। तो अब इतनी सारी बातें आपने बता दी, विद फैक्ट के साथ में आपने बताई। ठीक है। वैश्विक संरक्षणवाद और चालबाजियों की, वो चाहे यूएसए की हो या आपकी चाइना की हो। ठीक है। तो इतने में आप लोगों को बताना है। देखिए, आपको लिखना 200 ही शब्द में है। आपको शब्दों में चीज़ों को, जो शब्द ऐसे चयन करने हैं जिससे कम शब्दों में आप ज़्यादा बात कह लें। ठीक है। अब देखिए, जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट है भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत पर इसका ये प्रभाव पड़ा कि जितना भी संरक्षणवाद सारी चीज़ें हुई, तो भारत का निर्यात कम हो गया। अब निर्यात कम हो गया तो प्रोडक्शन भाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है कि जब हमारी बिक्री ही नहीं हो रही, हम कहीं बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो निर्यात भाई सीधी सी बात है कम हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य गिर गया। तो ये भी एक रीज़न था। उत्पादन कम हो गया तो लोगों को यहाँ से, उद्योगों से, जो भी यहाँ के इंडस्ट्रीज़ थे उससे छटनी के करनी पड़ी और रोज़गार के अवसर भी भारत से छिन गए, कम हो गए। ठीक है। तो ये बहुत सी बातें थी। अब जैसे भारत है, भारत कच्चा माल आयात करता है। अब संरक्षणवाद की वजह से, जैसे यूएसए से कोई कच्चा माल खरीदता है या चाइना से खरीदता है, तो उस कच्चे माल का एक प्रवाह टूटा। ठीक है। एक मंदी की जैसी स्थिति आने लगी, इसीलिए रुपए गिरने लगा। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ से, मतलब सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है। अल्प विकसित देशों में क्या होता है कि धन का निवेश, जैसे भारत है, ये अल्प विकसित तो नहीं है लेकिन विकासशील देशों में आता है। तो यहाँ पर भी धन का जो निवेश हुआ वो पलायन करने लगा। भारत से मुद्रा जो एफडीआई थी वो विदेशों में वापस जाने लगी। पहले तो आई लेकिन अब पलायन करने लगी। जब पलायन करने लगी तो रुपए का मूल्य गिरा और मुद्रास्फीति की भी स्थिति आ गई। रुपए का मूल्य काफ़ी गिर गया। तो इसका रीज़न क्या हुआ भाई? सीधी सी बात है, जब यहाँ से एफडीआई जितना पैसा था, वो फॉरेन रिजर्व जितना भी था, वो अगर उठ के दूसरे देशों में जाने लगा तो यहाँ पे रुपया कमज़ोर होने लगा, और कमज़ोर होने लगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है? जो वैश्विक संरक्षणवाद है। तो वैश्विक संरक्षणवाद से विश्व व्यापार में भी उथल पुथल होने लगी। अब प्रत्येक देश, चाहे आपका जर्मनी हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तो कोई भी देश अगर एक व्यक्ति अपनी चीज़ों को, अपनी घरेलू वस्तुओं को, आयात निर्यात को, सारी चीज़ों को, अगर अपनी वस्तुओं को संरक्षित करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति वही करने लगेगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति वही करने लगेगा तो बहुत ही बुरी स्थिति आ जाएगी। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। घरेलू निवेश, जो आपका घरेलू निवेश होता है उसकी भी अपर्याप्तता होने लगी। घरेलू निवेश भी कम पड़ने लगा। भाई सीधी सी बात है कि जब बाहर का निवेश नहीं आ रहा है तो घरेलू निवेश कितना पूर्ति कर पाएगा प्रोडक्शन के लिए? तो ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई भारत के लिए। ये सब सारी बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में बोली जा रही हैं। और क्या हुआ कि जैसे जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थीं, भौतिक परियोजनाएं, उनमें निवेश की कमी आई। तो जब चालबाजियां और संरक्षणवाद स्टार्ट हुआ अपनी मुद्रा को अच्छा करने के लिए, दूसरी की मुद्रा गिराने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आने लगी और भौतिक परियोजनाओं में निवेश की जो सीमा थी या निवेश की जो मात्रा थी उसमें कमी आने लगी, और बहुत कमी आने लगी।
ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, वैश्विक संरक्षणवाद क्या हुआ और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों पर भी पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि भारत पे ही केवल पड़ा, बहुत से ऐसे देश होंगे जो अमेरिका से, ईरान से, इराक से तेल खरीदते होंगे, तो वैश्विक संरक्षणवाद के चलते वहाँ से कुछ ना कुछ आयात करते होंगे। तो ये भी एक दिक्कत है, आयात भी करते होंगे, निर्यात भी करते होंगे। तो वैश्विक संरक्षणवाद अगर होगा तो इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहेंगी। तो निष्कर्ष में आपको बिल्कुल एक बैलेंस्ड निष्कर्ष देना है कि ये वैश्विक संरक्षणवाद की जो धारा या दिशा चली है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सभी देशों को अपने अपनी चीज़ों पर जो संरक्षणवाद है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और भारत के प्रभाव बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं भारत के लिए। ये जो वैश्विक लेवल पर जो वैश्विक संरक्षणवाद है इसका प्रभाव भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ठीक है। और निष्कर्ष में ये भी बताना है कि किस तरीके से भारत इससे बच सकता है। ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें आप निष्कर्ष में अपनी एक ओपिनियन भी दे सकते हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को अपने शब्दों में इस प्रश्न को पिरोकर लिखना है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए तो इन पॉइंट्स को अपने उत्तर में कोटेशन के माध्यम से पैराग्राफ्स में लिखना है और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों को अच्छे से, और कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं, आपने कहीं से पढ़ी, तो उनको भी आप इस उत्तर में ऐड कर सकते हैं जिससे आपका उत्तर और भी बेहतरीन हो जाए। आप लोग कुछ और फैक्ट, डाटा और डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं कुछ चीज़ें कि कहाँ से कहाँ रुपया पलायन हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। मुद्रास्फीति का प्रभाव भी दिखा सकते हैं, क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखिए और लिखने के बाद जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। और आप लोग डेली क्वेश्चन देखिए, दूसरों के ज़रूर देखिए और आपको अपने भी प्रश्न मुझे भेजिए। तो मैं टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उस पर मैं डेली बाय डे सेंड कर देता हूँ। और दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इस समय इतनी जल्दी मेंस के आंसर राइटिंग करना क्या सही है गलत है, डेली डेली अब क्यों क्वेश्चन लिखें, अच्छा नहीं लगता। देखिए दोस्तों, अच्छा लगने के लिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपको एसडीएम बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई मन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर एक्सक्यूज़ आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये काम किया और ये काम करने चला गया इसलिए ऐसा काम नहीं कर पाया, तो ये भी सारी चीज़ें गलत है। एक्सक्यूज़ मत दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप यूपी पीसीएस मेंस का जब एग्ज़ाम लिखने जाएंगे ना, तो वो आपसे नहीं पूछेगा, वो एक्सक्यूज़ आपके कुछ नहीं सुनेगा, वो आपको मेरिट से सीधे बाहर कर देगा। तो मेरी आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं। और बहुत से लोग अभी भी मेरिट और इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं। बिल्कुल मत पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, आप अंदर हैं बाहर हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम आप अपना एग्ज़ाम तो पूरी अच्छी तरीके से दीजिए। मेंस की तैयारी तो अच्छे से कीजिए, अभी समय है, कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक दिन में हम लोग 2 प्रश्न देखते हैं। अब ये जीएस 4th पेपर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जीएस 4th पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है। 200 शब्दों में आपको बताना है, 200 शब्दों में आप लोगों को बताना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि सत्यनिष्ठा क्या है और उदाहरण सहित समझाइए। सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, आप लोग जानते भी होंगे सत्यनिष्ठा क्या चीज़ है, और इसको उदाहरण सहित आप लोगों को समझाना है। तो छोटी सी बात है, सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी है क्या चीज़? देखिए, ये एक प्रकार का मूल्य है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर कुछ मूल्य होते हैं, तो सत्यनिष्ठा भी एक प्रकार का मूल्य है। मूल्य किस टाइप का है कि जैसे किसी भी कार्य को जो भी रेलेवेंट है,
जिस पद पर हैं आप, उस पद पर कुछ आपके विशेषाधिकार भी होंगे, तो उन विशेषाधिकारों के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना सत्यनिष्ठा कहलाती है। कैसे? समझिए आप डीएम हैं, एक आप डीएम हैं या डिप्टी एसपी हैं, तो आपका जो पद है उस पद के अकॉर्डिंग आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, आपने किसी से उपहार ले लिया है तो आप दबाव में काम कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसने जितना बोला आप वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या दिक्कत होगी? ये है सत्यनिष्ठा कि किसी के भी दबाव के बिना आप जो आपको आपके अधिकारों के अकॉर्डिंग जो कार्य दिए गए हैं उनको करना, जो मानक बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना सत्यनिष्ठा कहलाती है। देखिए, दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका एक बाहरी दबाव भी हो सकता है, एक आंतरिक दबाव भी हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट का ही कोई दबाव हो, या बाहरी दबाव में जैसे कोई बिजनेसमैन है, आप एक अधिकारी हैं और एक बाहर का बिजनेसमैन आपको पैसे ऑफर करता है और बोलता है आप ये रखिए, ये आपका उपहार है, इसको रखिए, बस रखने के बाद अगली बार जब वो आपके पास आएगा, अगर वो कोई काम लेके आता है तो आप करेंगे, और जो चीज़ करनी थी आप वो नहीं करेंगे, तो उस समय क्या है, आप सत्यनिष्ठ कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का कार्य क्या होता है? कार्य ये है कि दो लड़कों का एडमिशन उसको लेना है, ठीक है, दो लड़के का एडमिशन लेना है। अब उसमें से एक लड़का बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया और बी नाम का लड़का एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर मैटर ये करता है कि जो व्यक्ति एलिजिबल था, आपने उसको सीट नहीं दी, आपने एक दबाव में कार्य करते हुए जो बड़े घराने से लड़का का ताल्लुक़ रख रहा था उसको आपने एडमिशन दे दिया। तो यहाँ पर आपने सत्यनिष्ठा नहीं दिखाई, आप सत्यनिष्ठ नहीं माने जाएंगे। काम आपने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन आप सत्यनिष्ठ नहीं कहे जाएंगे। सत्यनिष्ठ वही है कि जो चीज़ है, जिस तरीके से चलनी है, आपको उसी तरीके से चलना है, जो मूल्य हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जो ऑफिस में लिखा हुआ है कि हाँ 20% तो 20%, ना 19 ना 21, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और सत्यनिष्ठा को और किस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे ये एक सेल्फ का गवर्नेंस होता है, सेल्फ गवर्नेंस होता है, खुद का, मतलब जो आंतरिक एक चीज़ें होती हैं कि आपके अंतःकरण में जो चीज़ें चलती हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और इसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। एक गरीब है, एक अमीर है, हमें दोनों लोगों को समान रूप से देखना है, आपका कर्तव्य भी यही है। आप एक लोक सेवक हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको दोनों को सेम नज़रों से देखना है, एक इंसानियत की नज़र से। और जिस समय आपने ये देखना चालू कर दिया कि नहीं ये तो गरीब है, ये हमें क्या दे पाएगा, हमें तो ये अमीर वाला बढ़िया एक गाड़ी भी गिफ्ट कर सकता है, और गिफ्ट भी कर दी, तो आप उसी के उसमें दबाव में कार्य करने लगे, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएंगे। देखिए, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सत्यनिष्ठा होती क्या है एक बार समझ लीजिए, कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेसिक चीज़ें जब आप डेली रूटीन से, अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़कर देखना चालू कर देते हैं ना, तो आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एग्जाम्पल आपको ढेरों मिल जाएंगे, आसपास ही मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। सत्यनिष्ठा जो होती है दोस्तों, सत्यनिष्ठा का संबंध जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है संबंध, वो भ्रष्टाचार से होता है, करप्शन से होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सत्यनिष्ठा की, मान लिया ये एक सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, अब अगर इससे जरा से इधर या इधर पहुँचे, या हल्का सा भी मोल्ड हुए इधर या उधर कहीं पे भी, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ यहीं से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा संबंध है सत्यनिष्ठा का भ्रष्टाचार से। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होगा तो वो पक्का है भ्रष्टाचारी होगा ही होगा। भले चाहे वो दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आदमी जानबूझ के करता है, कुछ चीज़ें होती हैं आदमी अनजाने में कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन गलत तो गलत ही होगा ना, सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएगा वो। ध्यान रखिएगा, अनजाने में भले ही वो किया हो लेकिन सत्यनिष्ठ नहीं होगा वो। ठीक है, और एक चीज़ होती है कि जैसे सत्यनिष्ठा जो होती है वो नैतिकता और ईमानदारी को आगे बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, आप सत्यनिष्ठ होंगे तो आप ईमानदार भी होंगे और आपके अंदर नैतिकता भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल केस स्टडी के फॉर्मेट में आप लोग दे सकते हैं कि जैसे एक सरकारी अधिकारी जो उसको एक पद मिला था, उसको कार्य करना था, उसने नहीं किया, जो ऑफिस के अकॉर्डिंग या जो मानक तय थे उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया, वो सत्यनिष्ठ नहीं रहा। वहीं पर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अशोक खेमका का, या मतलब किसी का ही मतलब पर्टिकुलर आप ये मत समझिएगा कि किसी भी पार्टी से, ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी भी अच्छे व्यक्ति का जो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट अच्छे से काम करे, अपने जो उसको अधिकार मिले हैं उस पद के अकॉर्डिंग, तो वो एक सत्यनिष्ठ है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके आसपास ही मिल जाएंगे। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल जानते हैं कौन होते हैं? कौन होते हैं? आपके माता पिता। कैसे? हमेशा सत्यनिष्ठ रहते हैं वो आपके। जब मम्मी जो होती है ना, उनको माँ बोलते हैं, तो माँ जो हमारी होती हैं वो सबसे बड़ी सत्यनिष्ठ हैं। कोई बोल भी जाए उनके बुरे, मतलब उनसे कोई बोले आके कि आप अपने लड़के के साथ में ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा बर्ताव, उसने ऐसा ऐसा किया है, वो सब कुछ सुन लेंगी, सब कुछ देख लेंगी, लेकिन अपने लड़के के साथ में उसको जो करना है, उस माँ को जो भी अपने लड़के के साथ में करना है वही करेगी। वो कभी भी अपने पथ मार्ग से, या जो प्यार अपने लड़के से करती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। सबसे बड़ी सत्यनिष्ठ हुई माँ होती है। और पिता भी होते हैं। आप कितना भी गलत करके आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, आप हमेशा, नहीं बेटा चलो ठीक है, मार लेंगे, डांट लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा यही होती है कि वो हमेशा आपसे प्यार उतना ही करते हैं। उनके प्यार में कमी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सरकारी अधिकारी, निजी अधिकारियों में जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आदमी सत्यनिष्ठा नहीं दिखा पाता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सत्यनिष्ठ आदमी रहता है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी भ्रष्ट हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी भ्रष्ट हैं। तो कहीं का भी एग्जाम्पल आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से समझ चुके हैं ना कि किस तरीके से सत्यनिष्ठा को परिभाषित करना है। देखिए, छोटी छोटी डेफिनेशन जो हैं, जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चल के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 2 4 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना चालू कर देंगे कि हाँ सत्यनिष्ठा क्या थी, बिल्कुल आपके टिप पे रहेगी। हाँ सत्यनिष्ठा क्या थी, अच्छा ये थी, चलो ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ लीजिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई, जितने पॉइंट्स बताए तो बहुत सारे, लेकिन अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है, अपने शब्दों में जो भी आपने समझा है, और एग्ज़ाम्पल 2 4 3 4 एग्ज़ाम्पल के साथ में और केस स्टडी के फॉर्मेट में आप लोग बता सकते हैं। कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और लिखना आपको पैराग्राफ्स में ही है, पैराग्राफ्स में ही इसका उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, और लिखने के बाद आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न ज़रूर भेजने हैं। ठीक है, भेजने के बाद मैं टेलीग्राम पर ग्रुप है पीसीएस एकेडमी का, तो उस पर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो दूसरे के उत्तर भी आप लोग देखिए, उनसे अपनी तुलना करिए, कोई कमी हो तो उसको सही करिए। ठीक है, तो आंसर देखना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों
और दोस्तों लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए आज मुझे, बिल्कुल सच्ची सच्ची, कि कभी आपने सुना है कि सोना जो होता है बिना आग में तपे बिल्कुल अच्छे से चमकने लगता है? सोना होता है ना, सोना को हीट किया जाता है, गरमाया जाता है, तब उसको शेप मिलता है। तो वैसे ही है कि आपको मेहनत अंततः करनी ही पड़ेगी, तभी एक शेप के रूप में, तभी आप एक एसडीएम या डीवाईएसपी के रूप में बनकर निकलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन आंसर राइटिंग और पढ़ना स्टार्ट रखिए, बिल्कुल कोताही मत करिए, ज़रा से भी मत करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के ये 2 प्रश्न आज हम लोगों ने देख लिए और आप लोग लिखते रहिए आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।